तो बच्चों प्लेन में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं? प्लेन में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं? तो प्लेन मैंने हेडिंग डाल दी है, बल्कि द प्लेन लिखना चाहिए, तो मैंने वही लिखा। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, होपफुली मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लेन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, passing through a point, point है बच्चों x1 y1 z1 is किसी फिक्स पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? दिस इज a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें कि किसी फिक्स पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। ये सभी बच्चों को आज की स्टेज में पता होना चाहिए। a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि जो ABC होते हैं वो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं होते। ABC इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर यानी इस प्लेन का जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ABC है इसमें वो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं होते, वो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स भी पहले जनरेट कर लेते हैं। बाय द वे आपको बताया गया होगा कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स उसका एक स्टैंडर्ड भी होता है। वो आप उस स्टैंडर्ड को भी डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं, और अगर आपको स्टैंडर्ड न याद आए तो आप हमारी तरीके से भी कर सकते हैं। 2 मेथड है करने के। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, मतलब ये तो काफी बार पूछा गया है। दिस इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point, passing through the point, पॉइंट है बच्चों A पॉइंट है 2, 2, -1, B पॉइंट है 3, 4, 2 एंड C पॉइंट है 7, 0, 6। इन 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्लेन है वो A पॉइंट से पास कर रहा है, और सर किसी भी फिक्स पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन आपने बताई है। दिस इज A टाइम्स x माइनस x1 प्लस B टाइम्स y माइनस y1 प्लस C टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, जहां ABC इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये तो मैंने आपको इंडिकेट कर ही दिया है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि ये जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है ये इक्वेशन निकलेगी कब? जब आपके पास ABC पता हो तभी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो आप ये कहोगे कि जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है वो किससे पास कर रहा है? 3, 4, 2 से भी पास कर रहा है। तो 3, 4, 2 क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा लीजिए। तो सेटिस्फाई कैसे कराते हैं आप? A टाइम्स क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 प्लस B टाइम्स 4 माइनस 2 प्लस C टाइम्स 2 प्लस 1। ध्यान से देखिए, ये जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है वो 3, 4, 2 से पास कर रहा है, तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और आपका यही प्लेन जो है किससे पास कर रहा है? 7, 0, 6 से भी पास कर रहा है। तो इस इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे? 7, 0, 6 पास कराएंगे, क्योंकि आपका रिक्वायर्ड प्लेन किससे भी पास कर रहा है? 7, 0, 6 से। तो ये हो गया 7, ये हो गया 0 और ये हो गया 6। दिस इज 7, 0, 6। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं। ये 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं, और इन 3 इक्वेशन से जो बना हुआ डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी।
तो आपके पास तो एक ये ऑप्शन है कि बिना एबीसी निकाले डायरेक्ट इन वैल्यूज को डिटर्मिनेंट में प्लेस कर दो और अपना आंसर निकाल लो। और एक ये भी ऑप्शन होता है कि आप क्या करोगे, जो मैंने कल मेथड बताया था, एबीसी में एक ये इक्वेशन है, एबीसी में एक ये इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो और एबीसी निकाल लो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और एबीसी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालने के बाद आप अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट कर दो। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आप पुट कर दो, तो आपके पास एबीसी जो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकले होंगे, लैम्डा चला जाएगा और आपके पास इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। लेकिन अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बड़ी उलझन होती है तो आपको जो स्टैंडर्ड आपके सर ने बताया होगा, काफी बार बताया होगा, उसको आप यूज करिए, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स डायरेक्टली निकल आती है। लेकिन आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए, ये मेथड इसलिए पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड पे बेस्ड थोड़ा ना आते हैं, क्वेश्चन कहीं भी बदल भी सकता है कि नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करती है, बस। चलिए बाय द वे मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक बार स्टैंडर्ड तो लिख ही देता हूं ताकि आपको स्टैंडर्ड याद आ जाए, रिकॉल कर लेंगे आप लोग। तो क्या बताया था आपको बच्चे, सर ने स्टैंडर्ड आपको बताया था, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, तो बच्चों किससे पास कर रहा है, दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो आपको बताया गया ना कि डिटर्मिनेंट में क्या आप लिखते हो, दिस इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब ध्यान दो, पीछे जो आपने इक्वेशन बताई थी ऐसी तो है। सबसे पहले देखो 2 2 -1 से पास कर रहा है, तो आपकी वहां पे फर्स्ट रो में क्या आएगा, x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1। फिर सेकंड रो में क्या आएगा, 3 -2 4 -2 2 प्लस 1। और अगर यहाँ पॉइंट के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर यहाँ क्या आता है, फिर आता है x3 माइनस x1, समझ में आ गया, y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 3 पॉइंट से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन के लिए आप डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर उसको दोबारा ट्रेस करें उसी सेम क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या आएगा। उसका आंसर आप निकाल ही लीजिए एक तरह से। तो बच्चों यहाँ पर उसमें था x माइनस 2, यहाँ पर है y माइनस 2 और यहाँ पर है z प्लस 1, और माइनस करके मेरे को बताइए क्या आया, 3 -2 4 -2 2 प्लस 1। ओके, मैं वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3 और दिस इज 5, दिस इज -2 और दिस इज 7। सभी बच्चों को ये पार्ट बिल्कुल बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आपको कोई काम नहीं करना, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसको एक्सपेंड करें, तो दिस इज x माइनस 2 टाइम्स 14 प्लस 6 माइनस y माइनस 2 टाइम्स 7 माइनस 15, ठीक है, चेक कर लो, यही आ रहा है 7 माइनस 15 प्लस z प्लस 1 टाइम्स माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों 20 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 8 टाइम्स y माइनस 2 माइनस 12 टाइम्स z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20x प्लस 8y माइनस 12z माइनस का 40 माइनस का 16 और माइनस का 12, तो ये हो गया माइनस का 68 इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर लीजिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके, है ना, तो 4 से शायद हाँ डिविजिबल हो जाएगा। दिस इज 4 5 जा 20 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और ये कितनी बार में गया 17 4 जा 68 यानी कि इक्वल टू 70। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दें, उनका आंसर फाइनली निकल आया। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स इज 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है 5, 2, -3 के। अगर आप ऐसा कहेंगे तो वो गलत माना जाएगा।
आप कहेंगे इस प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है 5,2,-3 के। क्योंकि बच्चों ये प्लेन जो होता है उसके कभी खुद के डायरेक्शन रेशियो नहीं होते हैं, उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये सभी बच्चों को बात पता भी होगी कि अगर किसी भी प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होती है तो एबीसी उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं होते हैं, उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं हर बात को दो बार रिपीट भी कर रहा हूं, आप समझ भी सकते हो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में ज्यादातर आता है वो भी करने के लिए वो भी आप कर लीजिए साथ में हमारे। आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रेडी हो जाइए। क्वेश्चन काफी आसान है, बस एक बार आपका किया होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आ चुका है। दिस इज show that the 4 points show that the 4 points आपके हैं 0, -1, -1, -4, 4, 4, 4, 5, 1 एंड 3, 9, 4। आपको प्रूफ करना है ये क्या है, सब कोप्लेनर है। क्या है? कोप्लेनर। अब कोप्लेनरिटी के लिए कई लोग पता नहीं कुछ अजीबोगरीब टाइप के इसमें वेक्टर्स के भी कंसेप्ट लगा देते हैं, आपको वो सब नहीं करना है। आप सिंपल सा काम करिएगा कि सबसे पहले 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन आप निकाल लीजिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया। और उसके बाद जब आपकी इक्वेशन आ जाए तो उसमें चौथा पॉइंट डाल दीजिएगा। अगर चौथा पॉइंट 3, 9, 4 उसको सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों पॉइंट्स एक प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब ये चारों पॉइंट्स एक प्लेन में लाई करते हैं। समझ गए? अब आप बच्चों अगर आप इसको करना चाहो तो हमारे साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको रिवाइज कराई दिया है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स क्या होती है। अब आपको फॉर्मूला लर्न हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को मैंने जब एग्जाम में चेक किया है तो लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं जो कि गलत होता है। वो x2 माइनस x1 तो सेकेंड रो तक तो ठीक लिखते हैं, वो पता है थर्ड रो में ऐसे लिख देते हैं x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2, ये लिख देते हैं थर्ड रो में। तो ये फॉर्मूला आप गलत ना कर दीजिएगा। हर जगह x2 माइनस x1 है, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। तो आई थिंक आप लोग को ये पार्ट क्लियर हो गया है। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। इस प्लेन की इक्वेशन आप सभी को लोगों को निकालनी है। कैसे निकालेंगे? दिस इज x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। समझ में आया? फिर क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। समझ में आया? z2 माइनस z1। फिर क्या लिखेंगे? x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। आसान है ना? बस आप इससे प्लेन की इक्वेशन निकाल लो। तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए इसको। तो प्लेन की इक्वेशन आएगी 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आएगी प्लेन की इक्वेशन। और अगर आप चेक करेंगे तो चौथा जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है आपका 3, 9, 4। ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। ये अबव इक्वेशन जो आपने निकाली है उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस ये पॉइंट्स आपके क्या हो गए? कोप्लेनर हो गए। हेंस the points are coplanar. Hence the points are coplanar. सभी सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स क्या है? कोप्लेनर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले अब आपके पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। दिस इज
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इसको आप खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की नीड नहीं होती है, आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। और निकालना चाहें तो उसका एक छोटा सा कंसेप्ट ये होता है कि आपके पास 3 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक, जनरली आप क्या लिखते हैं इसको, a, 0, 0, इसको लिखते हैं 0, b, 0, और इसको लिखते हैं 0, 0, c। और 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन ये है, देखिए मैंने आपकी स्क्रीन से पास कराया है। तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है वो आपके सामने है। तो ये प्लेन x में भी, y में भी और z में भी इंटरसेप्ट कट करता है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 पॉइंट से पास करने वाली प्लेन का इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड जानते हैं, उसको यूज करिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर स्टैंडर्ड बताया है। इस स्टैंडर्ड को यूज करिए जो आपकी स्क्रीन पे है। 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालिए, और जब आप निकालेंगे तो आएगी वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2D में होता है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। बस यहाँ पर क्या है, प्लस जेड बाई सी अलग से एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए काफी टफ हो। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी कि क्वेश्चन किस तरह से करना है ये वाला। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों अगले क्वेश्चंस, अगले स्टैंडर्ड्स की तरफ सब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, लिखिए हमारे साथ, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point having position vector A and normal to vector n is, क्या इक्वेशन होती है बच्चों, सभी जानते होंगे, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। ये एक प्लेन की इक्वेशन है जहां पे ये जो a पॉइंट है उससे ये प्लेन पास कर रहा है, और जो n वेक्टर है वो उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n रिप्रेजेंट क्या करता है। a वो पॉइंट है जिससे वो प्लेन पास कर रहा है, और n जो है वो नॉर्मल वेक्टर है, यानी इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो डायग्रामेटिकली इसको देख भी सकते हैं। देखिए किस तरह से देखेंगे, तो इसको देखने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये n वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर जिसका पोजीशन है वेक्टर है a, वो उस प्लेन पर लाई करेगा। तो उस प्लेन की इक्वेशन आपके सामने दी है, दिस इज r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। काफी आसान सा काम होता है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को पहले से भी पता होगी, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इस तरह से आप मान सकते हैं। लेकिन कब, जब प्लेन पर एक फिक्स पॉइंट दिया हो और एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया हो, तो आप आराम से प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? तो बच्चों आप इस पे क्वेश्चन करके भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा भी देता हूं। जैसे ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज्यादातर बच्चे इसमें ऊपर नीचे कर देते हैं क्वेश्चन, वही मैं करा दे रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin, the foot of perpendicular drawn from origin to the plane is 4 comma minus 2 comma minus 5. Find the equation of plane. तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, उसको ध्यान देना है। लिखा है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज 4 comma minus 2 comma 5.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो उस पर दिमाग लगाइए, आप इस पे कर क्या सकते हैं। सबसे पहले आप ये कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो गिवन है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जो प्लेन पे लाई करता हो, एक ऐसा पॉइंट जो प्लेन में लाई करता हो, क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट से किसी पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो दोनों पे ही लाई करेगा, और आपने जिससे ड्रॉप किया वो क्या है? आपका ओरिजिन है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस प्लेन पे गिवन है 4, -2, -5। तो अब आप देखिए, आपके लिए क्वेश्चन का कंसेप्ट काफी आसान हो गया है, क्योंकि आपको पोजीशन वेक्टर भी पता है जिससे वो प्लेन पास कर रहा है, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? कहेंगे सर नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम इस वेक्टर को कैसे निकालेंगे? 4 - 0 आई कैप, समझ गए ना? -2 - 0 जे कैप, -5 - 0 के कैप। तो आपके पास नॉर्मल वेक्टर भी आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, नॉर्मल वेक्टर भी आपको समझ में आ रहा है, और जो पोजीशन वेक्टर है ए वो भी आपको समझ में आ रहा है। तो आप इस प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा आप लोग उसमें ऊट पटांग करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देख करके जाने क्या समझ बैठते हैं। ये हो गया। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल वेक्टर और जिससे वो प्लेन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर वो दोनों ही सेम है। बस r.n इज इक्वल टू a.n लगाइए, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? दिस इज r.4i - 2j - 5k इज इक्वल टू, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा बच्चों? 45 आ रहा है। ठीक है, तो r.n इज इक्वल टू a.n, आपको यहां पर मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये वेक्टर फॉर्म है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको r की जगह पुट करना होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। आई थिंक आपको क्लियर होगा, और डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपका आएगा 4x - 2y - 5z - 45 इज इक्वल टू 0। तो आपको कार्टेशियन फॉर्म भी क्लियर है, वेक्टर फॉर्म भी काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, अब इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसमें क्या होता है वो भी समझ लीजिए। है तो छोटा ही सा कंसेप्ट, लेकिन पता नहीं होगा तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। सबसे पहले आप इसमें लिख लीजिए द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर n cap, vector equation of a plane normal to unit vector n cap and at a distance d from the origin is r dot n cap is equal to d। ये होता है स्टैंडर्ड। तो r dot n is equal to a dot n, ये अपना एक अलग स्टैंडर्ड है जो अभी हमने आपको बताया, और r dot n cap is equal to d, ये भी अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन इसमें लिखा क्या है कि जो d डिस्टेंस है वो ओरिजिन से ही होनी चाहिए, है ना, और जो आपका नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का वो यूनिट वेक्टर ही होना चाहिए। तभी r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी लिखेंगे, जहां पे d होगी उस प्लेन की ओरिजिन से दूरी और n कैप होगा उस प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये बात बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि हम बताने की यहां पर क्या कोशिश कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसका आप अगर डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक प्लेन बना दिया है, इस प्लेन
का नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपको लेना होता है, तो अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में प्लेन को कन्वर्ट करना होगा तो नॉर्मल वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। और इस प्लेन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होती है, तो डिस्टेंस तो मतलब समझ गए ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होती है, तो वो ओरिजिन से जो दूरी होगी वो उसकी डी ही है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो आप किसी भी एक सिंपल से प्लेन की इक्वेशन को भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा कि जो प्लेन का नॉर्मल होगा उसका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालना होगा और प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले कंसेप्ट्स की तरफ। रेडी हो जाइए। सबसे पहले आप इसको रिव्यू कर लीजिए क्योंकि मैं दूसरे कंसेप्ट्स आपको बताने जा रहा हूं। तो r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, जहां पे एन कैप क्या है, इस प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर, और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और डिस्टेंस तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम लोग आगे एंगल वाला कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर प्लेन की इक्वेशन है r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, तो उसको हम r डॉट एन वन इज इक्वल टू ए डॉट एन। ए डॉट एन तो एक स्केलर नंबर होगा, उसको हम मान लेते हैं d1। ठीक है, और दूसरा प्लेन है आपके पास r डॉट एन टू इज इक्वल टू ए डॉट एन टू, तो ए डॉट एन टू एक स्केलर नंबर होगा, इसको हम d2 मान लेते हैं। ये दो प्लेन्स की इक्वेशन है। और बच्चों अगर आपको दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना हो तो आप उन दो प्लेन्स के बीच का एंगल ना निकाल करके उन प्लेन्स के जो नॉर्मल्स हैं उनके बीच का एंगल निकाल लीजिए, वही दो उन प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। क्योंकि ये थ्योरम भी तो होती है कि अगर दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वही उन लाइंस के परपेंडिकुलर्स के भी बीच का वही सेम एंगल होता है कि नहीं। उसी तरीके से आपको इन दो प्लेन्स की इक्वेशन पता है तो उन दो प्लेन्स के नॉर्मल भी पता है, तो यानी प्लेन्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आप उन दो प्लेन्स के नॉर्मल के बीच का एंगल निकालते हैं। यानी आप क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, आप n1 और n2 के बीच का एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज करेंगे आप, डॉट प्रोडक्ट। तो ये कंसेप्ट तो आप पहले से भी जानते होंगे, ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। इस तरह से आप एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकाल सकते हैं। दिस इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल लेंगे। और एंगल आपको सिखाया गया है कि एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। उसको यूज करिए, एंगल निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब हम आगे यहाँ से और कंटिन्यू कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपको प्लेन के सारे स्टैंडर्ड पता हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे पहले अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है तो छोटा लेकिन ये भी सीबीएसई का ही है, लेकिन पता नहीं आप इसमें कोई गलत लॉजिक ना बैठो, मैं करा देता हूं। दिस इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is perpendicular to the plane. Find the equation of plane which is perpendicular to the plane. Plane है आपका 5x plus 3y plus 6z plus 8 is equal to 0, and which contains the line of intersection of plane है बच्चों आपका x plus 2y plus 3z minus 4 is equal to 0 and 2x plus y minus z plus 5 is equal to 0.
तो पहले बच्चों क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद ही करिए। इसमें आपको निकालना है कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 5x + 3y + 6z + 8 = 0 के परपेंडिकुलर हो, और वो प्लेन में क्या हो, वो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा हो। लेकिन यहां पर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है वो एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, और बाकी दो प्लेन्स जो आपको दिए गए उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। समझ में आया? तो बच्चों दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले हजारों प्लेन हो सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फैमिली ऑफ प्लेन्स। और फैमिली ऑफ प्लेन्स हो, फैमिली ऑफ दो लाइंस हो, ये तो सब आपको बताया गया है कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली हजारों लाइंस हो सकती हैं। इनकी इक्वेशन क्या होगी? L1 + लैम्डा L2 = 0। लिखते हो कि नहीं? एक सर्किल और लाइन से के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले हजारों सर्किल हो सकते हैं, वो भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फैमिली ऑफ सर्किल्स। करते हो कि नहीं ये सब? उसी तरीके से यहाँ प्लेन में भी होता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, वो इस लाइन को समझने में कुछ और गलती कर देते हैं। इसमें लिखा रहता है एंड विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, ये इसका मतलब हुआ। तो जब आप इसको करेंगे तो उसको करने का क्या कंसेप्ट लगाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। यही तो करेंगे, बाकी तो क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसको प्लेन की इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? x टाइम्स 1 + 2 लैम्डा, y टाइम्स 2 + लैम्डा, z टाइम्स 3 - लैम्डा -4 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें कि यहां पर ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक फैमिली ऑफ प्लेन्स को, है ना? अब इस फैमिली में कौन सा प्लेन होगा, उसके लिए कंडीशन आपको दी गई है कि आज आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, ये रिक्वायर्ड प्लेन 5x + 3y + 6z + 8 = 0 के परपेंडिकुलर है। अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। समझते हो कि नहीं? तो ये बताइए, ये जो आपका प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है? ये जो प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 3 - लैम्डा। ठीक है, और आपका जिससे ये परपेंडिकुलर एंगल यानी 90 डिग्री बना रहा है उसकी भी डायरेक्शन रेशियो आपको पता है। ध्यान से देखिए, उसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है 5, 3, 6 के। और दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का उनके जो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट है वो क्या होगा? 0 होगा। दैट मीन्स आप यूज करेंगे 5 टाइम्स 1 + 2 लैम्डा प्लस 3 टाइम्स 2 + लैम्डा प्लस 6 टाइम्स 3 - लैम्डा इक्वल टू 0। ये आप यूज करेंगे। जैसे आप इसको यूज करेंगे यहां से लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा आने के बाद आप लैम्डा अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जहां पे लैम्डा था यानी यहां पर इक्वेशन नंबर 1 पर यहां पर आप पुट कर देंगे, आपके पास फाइनल प्लेन निकल के आ जाएगा। तो सभी बच्चे यहां बता सकते हैं यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल करके आई है? तो लैम्डा की वैल्यू आप सभी लोग ने निकाल भी ली होगी इतनी देर में, क्योंकि कई बच्चों के लिए तो क्वेश्चन काफी ऑब्वियस है, काफी बच्चे इसको पहले भी कर चुके होंगे। तो बच्चों इसको आप सॉल्व किए होंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -29/7, ये निकल के आएगी। और लैम्डा की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में वापस पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों फाइनल, दिस इज x + 2y + 3z - 4 प्लस लैम्डा टाइम्स लैम्डा आपका कितना निकला है? माइनस कितना निकला है? -29/7 निकला है। ठीक है,
2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बच्चों आ गया आपका प्लेन जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है एज वेल एज एक गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपका फाइनल आंसर और निकल आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इसको आप सिंप्लीफाई अपने तरीके से और भी कर सकते हैं, मेरा वेट मत करिए, आप खुद करिए। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार करें जरा और मेरे को बताएं क्या आ रहा है। ये आएगा 51x प्लस 15y माइनस 50z प्लस 173 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा फुली, और आपको दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला कंसेप्ट्स भी पता पड़ गया होगा कि उसको किस तरह से यूज करना है। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे लेटर ऑन। सबसे पहले आप एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ध्यान दीजिएगा मैंने ये नहीं लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन में उसका कंसेप्ट आपको बता चुका हूं कि पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद हम उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, तभी आती है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मैं वो नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे लाइन, मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी, इसकी आपको कोई प्रूविंग नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली इसका कंसेप्ट याद रखना है, जो स्टैंडर्ड है वो याद रखना है। तो बच्चों प्लेन की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें, आप प्लेन बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पे जस्ट ऐसे प्लेन बना लिया। प्लेन बनाने के बाद हम प्लेन की इक्वेशन भी लिखे देते हैं। प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। a डॉट n को हम d लिखे देते हैं क्योंकि वो तो एक स्केलर नंबर बन जाता है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये देखिए मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उस पॉइंट का पोजीशन है ए। पोजीशन वेक्टर अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन होता है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ फ्रॉम ओरिजिन। तो एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, उस पे मैंने एक प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो मैंने को निकालनी है। दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो बच्चों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है दिस इज a डॉट n माइनस डी होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n। ये बच्चों कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक पॉइंट में आप एक 2D काम करते थे ना। 2D में क्या करते थे, पॉइंट से एक लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे, आप ऐसे तो लिखते थे ax1 प्लस by1 प्लस cz1। याद आ गया होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अब आपने किया क्या, बस आपने इस प्लेन में r की जगह a पुट करा दिया। तो वहां तो काम यही काम आप 2D में भी करते थे और यही काम आप 3D में भी कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटी है बिल्कुल। तो दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप बहुत समय अपना नहीं खराब करेंगे, इसी तरीके से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी आप बहुत बड़ा वाहियात रूप नहीं इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इसलिए मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करा दिए कि चाहे वो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस हो, चाहे वो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हो, उसका कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने होंगे। दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसको कॉपी में अपनी हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं क्या करूंगा एट लास्ट मोमेंट खूब सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके कराऊंगा, तब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर क्या करा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तो याद कर ही लें कि आपने अभी तक किया क्या है। तो बच्चों अब जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन इज
तो बच्चों क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन। दिस इज शो दैट द लाइन से बच्चों x+3 अपॉन -3 इज इक्वल टू y-1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z-5 अपॉन 5। बच्चों एक दूसरी लाइन दी है x+1 अपॉन -1 y-2 अपॉन 2 z-5 अपॉन 5। आपको ये दिया गया है और आपको प्रूफ करना है बच्चों ये क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर है। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि आपको प्रूफ करना है कि ये लाइंस कोप्लेनर है। समझ रहे हो? इसका मतलब आपके पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि आपके पास सिर्फ दो लाइंस है और वो लाइंस आपको प्रूफ करना है कि उस प्लेन पे लाई करती है। और अगर आपको बिल्कुल कम समझ में आता है तो भैया आप ऐसा करा करो, फिर प्लेन बना ही लिया करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डायग्राम बना लोगे तो ज्यादा समझ में आता है। अब बच्चों ये पहली लाइन भी इस प्लेन पे लाई करती है और ये दूसरी लाइन भी इसी प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, ये दोनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये लाइन अगर इस प्लेन पे लाई कर रही है तो जाहिर सी बात है कि इस लाइन का जो पोजीशन वेक्टर होगा, मान लीजिए वो a1 है, वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा। दूसरा जो लाइन का पोजीशन वेक्टर है a2, वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि लाइन अगर इस प्लेन में लाई कर रही है, दोनों के फिक्स पॉइंट भी इस प्लेन पे लाई करेंगे। और अगर हम कह दें कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर a1 है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर a2 है, तो ये जो a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 करके जो भी एक वेक्टर बनेगा वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा, है कि नहीं? अब हम बच्चों ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि इनके डायरेक्शन रेशियो का जो वेक्टर है वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि बी वेक्टर तो ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, तभी तो हम लैम्डा भी लिखते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपके दो वेक्टर्स हो, मान लीजिए b1 हो, एक b2 हो, कोई भी हो सकते हैं वो वेक्टर, मेरे को पता नहीं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये आपका b1 वेक्टर हो गया, ये आपका v2 वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है ना? और अगर आप इसको और डिस्क्रिप्टिव वे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको और बना देता हूं डायग्राम। वेट करिए, मैं आपको और समझा देता हूं। ओके, सबसे पहले यहां पर ये देखिए कि ये पहली लाइन जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है, वो मान लो पहली लाइन ऐसे है, ये देखो मैंने पास करा दी, पास कर रही ना उस प्लेन से। दूसरी लाइन मान लो ऐसे, वो पास कर रही उस प्लेन से। दूसरी लाइन का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी आपको क्लियर है, वो जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है a2, और पहली लाइन का भी पोजीशन वेक्टर a1 वो भी आपको क्लियर है। क्लियर है ना? इसका मतलब b1 और b2 वेक्टर कैसे होंगे? तुम कहोगे सर b1 वेक्टर ऐसे होगा तो b2 वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे ही तो होंगे। तो हमने कहा b1 b2 वेक्टर जरूरी थोड़ी नहीं है इस प्लेन के अलोंग लाई कर, वो तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर हम b1 क्रॉस b2 करेंगे, हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 करेंगे तो इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। क्यों भाई? अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, उनका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और नॉर्मल वेक्टर 100% क्या होगा, वो उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। बोल भाई, ये कंसेप्ट समझ में आता है कि नहीं? अगर आपको नॉर्मल वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर पता है जिससे ये प्लेन पास कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कहोगे कि हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन तो फिर हम निकाल ही लेंगे, फिर बचा ही क्या है, कि नहीं है? ओके, अब जरा बात समझिए, आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको प्लेन की इक्वेशन नहीं निकालनी है, आपको प्रूफ करना है कि ये कोप्लेनर है लाइंस। कोप्लेनरिटी की कंडीशन यूज करनी है। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होगी, दिस इज, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ना एग्जाम में याद आए तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि आपने a2 माइनस a1 एक वेक्टर निकाला, वो उस प्लेन पे लाई करेगा, और b1 क्रॉस b2 उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। ये सभी बच्चे समझ गए? तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। बोलो भाई, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक तो तरीका ये भी हो सकता है करने का, ठीक है ना, एक तरीका ये भी हो सकता है करने का।
अगर आप वेक्टर के टर्म्स में करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी झंझट नहीं पसंद है तो आप डायरेक्ट जो आपको सिखाया गया है आप वो यूज कर लीजिए। क्या सिखाया गया है कि इससे क्या बनता है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए और मेरे को आंसर बताइए। ये 2 लाइंस आपको दिए हैं, आंसर बताइए। सॉल्व करिए खुद से। कैसे सॉल्व करेंगे, आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट में सारे वेक्टर्स को प्लेस करेंगे, एक a2 माइनस a1। समझ गए ना आप? तो अगर आप पिछली वाली इक्वेशन से कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर कर लीजिए। आपका x1 है -3, y1 है आपका 1, z1 है आपका 5। ठीक है, ये हो गया x1 y1 z1। फिर आपका x2 जो है वो है -1, y2 जो है 2 है, और z2 जो है 5 है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद बच्चों आपके पास a1 b1 c1, दिस इज a1 आपका जो है -3 है, b1 आपका जो है 1 है, और जो c1 है वो आपका 5 है। उसी तरीके से बच्चों जो a2 है वो -1 है, और जो b2 है वो 2 है, और जो c2 है वो 5 है। a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए सारी। x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5 इक्वल टू 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो। जब एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट बच्चों सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। काफी देर तक मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप समझ जाओ किसी भी तरीके से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसके लिए रेडी हो जाइए। तो अगले क्वेश्चन के लिए सभी लोग रेडी हो जाएं, आपको खुद से करना है। तो बच्चा अगला क्वेश्चन आप लोग को सबको खुद से करना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ओनली। ठीक है, स्टार्ट। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point. Find the coordinates of the point where the line through the points A 3, 4, 1, B 5, 1, 6 crosses the xy plane
अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए बच्चों क्या दिया है, मैंने आपको कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी। ए है कोऑर्डिनेट पता है, बी के भी को भी कोऑर्डिनेट पता है। ये क्या करती है, एक्स वाई को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो कैसे करेंगे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का, क्या कंसेप्ट आप लोग लगाएंगे और बताइए मेरे को कैसे आप कर सकते हैं। तो बच्चों दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन तो सभी बच्चे जानते हैं। दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन तो सभी बच्चे जानते हैं, क्या होता है, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। जानते हैं कि नहीं, ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। अब आप इसको लगाइए और अपने सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालिए। तो ए आपका क्या है, वो पॉइंट बन जाएगा, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए, दिस इज 5 माइनस 3i कैप 1 माइनस 4j कैप और 6 माइनस 1 k कैप। इधर ध्यान दीजिए, 5 माइनस 3, 1 माइनस 4, 6 माइनस 1। तो वेक्टर r बच्चों आ गया, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, ये वैल्यू निकल के आई है बच्चों 2i माइनस 3j प्लस 5k, ये वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, r वेक्टर आ गया सभी बच्चों का, दिस इज द r वेक्टर। क्लियर भाई सबको, r वेक्टर आ गया सभी का निकल के। अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको पता लगाना है कि ये जो लाइन है ये एक्स वाई प्लेन पर कहां कट करती है, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे कट करती है, ये आपको पता लगाना है। तो सभी इसको करना लोग स्टार्ट करें। तो बच्चों ये तो सभी को कंसेप्ट पता होगा कि एक्स वाई प्लेन पर कट करेगी तो वहां पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका 0 होगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझते कैसे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले इस लाइन को उस फॉर्म में लिखिए जिसमें आप चाहते हैं, मतलब आई के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लीजिए। तो आई के कोफिशिएंट्स क्या है, 3 प्लस 2 लैम्डा। जे के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए, क्या आएगा 4 माइनस 3 लैम्डा। के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए, तो क्या है 1 प्लस 5 लैम्डा। आप क्या चाहते हैं, जब ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करेगी तो वहां पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस 1 प्लस 5 लैम्डा को आप क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो लैम्डा आएगा -1/5। क्लियर है, लैम्डा क्या आ जाएगा, -1/5। और लैम्डा अगर आपका आ जाएगा तो इसका मतलब आपका जो एक्स पॉइंट है था वो 3 प्लस 2 लैम्डा, जो वाई पॉइंट था वो था 4 माइनस 3 लैम्डा, और जो जेड पॉइंट था वो था 1 प्लस 5 लैम्डा। ये 0 हो गया, इसको जैसे ही आपने 0 किया तो यहाँ से लैम्डा आ गया -1/5। लैम्डा उठा के बाकी दो जगह आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन जो है जब कट करेगी एक्स वाई प्लेन को तो वहां पर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आपका जो पॉइंट है फाइनल आंसर होगा, दिस इज 13/5 23/5 -1/5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे किया है। तो बच्चों अभी हम लोग काफी सारे अभी हम लोग क्वेश्चंस और भी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद प्लेन्स। यस बेटा सारांश बताइए।